नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी करनाल में किसानों के प्रदर्शन की, एमएसपी पर सरकार के ऐलान की, जानेंगे राजस्थान बीजेपी की क्यों बढ़ती जा रही है मुश्किलें, उत्तराखंड में सीएम के बाद अब क्यों बदला जा रहा है राज्यपाल, बात करेंगे चिराग पासवान की नई रणनीति की, मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे के निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए 10 सितंबर को भवानीपुर में नामांकन दाखिल करेंगी ममता। भवानीपुर के विधायक रहे शोभन देव चट्टोपाध्याय खरदाहा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने अभी तक नहीं किया उम्मीदवार घोषित। असम में विधानसभा उपचुनाव के लिए गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, दूसरे दलों से गठबंधन कर सकती है कांग्रेस नेता बोरा ने कहा, राजनीति में दोस्ती या गठबंधन के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। तमिलनाडु विधानसभा ने पास किया नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव, केंद्र सरकार से की कानून रद्द करने की मांग। सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि धर्म नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है और धार्मिक आधार पर कोई कानून नहीं लाया जा सकता है। शेयर बाजार में आई गिरावट, 29 अंकों की गिरावट के साथ 58,250 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 9 अंकों की गिरावट, 17,353 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस की ज्यादती के विरोध में अब किसानों का नया प्रदर्शन शुरू हो गया है। कल सोमवार से ही किसानों ने करनाल में बने मिनी सचिवालय पर डेरा डाल दिया है। किसानों की मांग है कि जिन अधिकारियों ने किसानों पर ताकत का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था, उन पर सरकार कार्रवाई करे, जिसके बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार फंस गई है। 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की 3 सीमाओं पर किसान 9 महीने से ज्यादा समय से डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की पूरे देश में महापंचायतें भी हो रही हैं। इस बीच हरियाणा में भी किसानों ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उससे किसी भी कार्यक्रम को ना होने देने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में 28 अगस्त को सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस ने किसानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे किसानों में गुस्सा है। इस बीच करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि कोई किसान उनके पास पहुंचे तो वो सही सलामत नहीं होना चाहिए। इसके बाद से ही किसानों ने सिन्हा पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार का कहना है कि सिन्हा के शब्द सही नहीं थे, लेकिन उनका काम बेहतरीन था। जब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी सिन्हा का ही पक्ष लिया तो किसानों का गुस्सा भड़क उठा और किसानों ने करनाल में बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। सोमवार से ही किसानों ने करनाल में बने मिनी सचिवालय को घेर रखा है। सरकार ने किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की, पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, धारा 144 लागू कर दी और बातचीत कर किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन किसान अब कार्रवाई पर अड़ गए हैं। वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है, अब मिनी सचिवालय के गेट पर पहुंच गए हैं, अब यहीं धरना शुरू होगा। हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक बैठे रहेंगे। वही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, जो कहा था वो कर दिया। कृषि कानून वापस नहीं हुए तो सरकार भी जाएगी और इनके परिवार भी। चढ़ूनी का इशारा केंद्र की मोदी सरकार के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकारों से था। दूसरी ओर कांग्रेस ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि आखिर सरकार किसानों के साथ बात क्यों नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों को बुलाकर सरकार को बात करनी चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पर तो पहले से ही किसान बैठे हुए हैं, अब करनाल में उनका प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी को तो किसान पहले से ही अपने निशाने पर रखे हुए हैं, जहां 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। किसानों के गुस्से से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। अब किसानों के प्रदर्शन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मोदी सरकार ने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। रबी की फसलों को लेकर मोदी सरकार ने एमएसपी का ऐलान किया है। किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया है और हाल ही में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत की है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान शामिल हुए, जिसको देखकर सरकार को डर है कि यूपी और पंजाब में बीजेपी को किसानों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी ये नाराजगी चुनावों पर असर डाल सकती है। इस मुद्दे पर चिंतन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में केंद्र सरकार ने मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान किया।
गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इजाफे के बाद 2015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी, जो कि पिछले सीजन में 1975 रुपए थी। प्रति क्विंटल गेहूं की अनुमानित लागत 1008 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार ने 2021-22 खरीद सीजन में रिकॉर्ड 4.3 करोड़ टन गेहूं की खरीद की थी। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5050 रुपए कर दी गई है। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने की कीमत 130 रुपए बढ़ाकर 5230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। कुसुम की एमएसपी 114 रुपए बढ़ाकर 5441 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के तुरंत बाद सरकार का एमएसपी के मूल्यों में बदलाव करने का ऐलान करना इस तरफ इशारा करता है कि सरकार चुनाव नजदीक आते देख किसानों को थोड़ा सा लालच देकर मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान अब सरकार के जाल में फंसते हैं या नहीं, सरकार किसानों को मनाने में कामयाब होगी या नहीं, या फिर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार ने तो अपना पासा फेंक दिया है। मोदी सरकार किसानों को खुश करने में जुटी हुई है, जिससे चुनावों में नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन नुकसान कम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी पहले ही परेशानी का कारण बनी हुई थी, और अब विधानसभा में बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, और उन्हें मुश्किल में फंसाया भी बीजेपी के ही विधायक ने है। बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी विधायक गुलाब कटारिया के खिलाफ उन्होंने एक पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं को लिखा है, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कटारिया पर टिकटों के आवंटन में रुपयों का लेन देन करने और पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करने का आरोप लगाया है। मेघवाल ने कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने तक की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से गुलाब चंद कटारिया को नेता विपक्ष के पद से हटाने की मांग भी की है। मेघवाल ने इस साल की शुरुआत में राजस्थान की 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए भी कटारिया को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राजसमंद सीट से बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति माहेश्वरी की आसान जीत को कटारिया ने मुश्किल बना दिया। कटारिया ने चुनावी मंच से भगवान राम और महाराणा प्रताप को लेकर ऐसे बयान दिए कि पूरे मेवाड़ संभाग में बीजेपी को नुकसान हुआ। चुनावों की शुरुआत में बीजेपी 3 सीटें जीतते हुए दिख रही थी, लेकिन कटारिया के चलते पार्टी को 2 सीटें बड़े मार्जिन से गंवानी पड़ी। मेघवाल ने पत्र में कटारिया की छत्र छाया में लाखों करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगाया। कैलाश मेघवाल ने अपना यह पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसाबले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ओम माथुर और राजस्थान पार्टी प्रभारी अरुण सिंह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को भी भेजा है। जब सतीश पूनिया से मेघवाल के आरोपों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मेघवाल के आरोपों पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पार्टी ही तय करेगी कि इस पर आगे क्या किया जाना है। सतीश पूनिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने जरूर कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा, मेघवाल एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की है तो पार्टी मामले की जाँच कर सकती है। मैं पार्टी के फैसले का पालन करूंगा। बीजेपी में जहाँ आपसी लड़ाई तेज होती जा रही है तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी में राजनीति हो रही है वो स्वस्थ राजनीतिक परंपरा नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर शुरू हुई एक नई लड़ाई ने पार्टी की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। मुश्किलें बीजेपी की कम नहीं हो रही हैं, और वो भी ऐसे समय में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं। जहां चुनाव होने हैं उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यहां बीजेपी ने 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला था और अब राज्यपाल बदला जा रहा है। तो क्या है चुनावों को लेकर बीजेपी की योजना, और क्यों दिया उत्तराखंड की राज्यपाल ने इस्तीफा? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त को 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, और अब उनके इस्तीफे की खबर आ गई। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे की राज्यपाल के सचिव बीके संत ने पुष्टि करते हुए बताया कि राज्यपाल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। 2 दिन पहले बेबी रानी मौर्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे
मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा तब दिया है जब उत्तराखंड और यूपी दोनों ही जगह 4 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान होना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बेबी रानी मौर्य को बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बेबी रानी मौर्य का प्रभाव आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में माना जाता है। 1995 में वो आगरा की मेयर भी चुनी गई थी और वर्ष 2000 तक वो आगरा की मेयर रही। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें आगरा की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। बेबी रानी मौर्य 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी बनाई गई थी। बीजेपी की ओर से आज ही अपने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया गया था, जिसमें उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी और लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी को सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि बेबी रानी मौर्य का अगला कदम क्या होगा। क्या वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी? उनके अगले कदम पर सभी की नजरें हैं। वैसे नजरें चिराग पासवान पर भी टिकी हुई हैं। वो इस समय कई विवादों में फंसे हुए हैं। पार्टी के अंदर तो विवाद चल ही रहा है। रामविलास पासवान के बंगले को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस बीच चिराग की ओर से विवादों को समाप्त करने के संकेत दिए जा रहे हैं। रामविलास पासवान के छोटे भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस ने भाई के निधन के बाद चिराग को लोजपा के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। जिसके बाद चिराग को पीएम मोदी से उम्मीद थी कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहां भी चिराग की उम्मीदों पर पानी फिर गया और बीजेपी ने चिराग का साथ छोड़कर पशुपति पारस को अपना लिया और कैबिनेट में जगह दे दी, जिसके बाद से चिराग बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज चिराग ने अपनी नाराजगी भी दिखाई, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। हालांकि राजद नेता तेजस्वी यादव और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चिराग से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चिराग ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। चिराग ने अकेले ही खुद की राह बनाने का फैसला किया तो उन्हें जनता का भी कोई खास समर्थन मिलता नजर नहीं आया। अब हर तरफ से हताश हुए चिराग ने एक बार फिर सबसे जुड़कर रिश्ते दुरुस्त करने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने पिता की बरसी से की है। दरअसल चिराग पासवान पटना में 12 सितंबर को बरसी के कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके लिए छपवाए गए कार्ड पर चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज का भी नाम शामिल है, जिससे साफ पता चलता है कि चिराग पासवान ने चाचा के साथ सुलह करने की पहल की है। चिराग ने इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं को न्योता भेजा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दिया है, जिसके लिए तेजस्वी से मुलाकात भी की। अब इस मुलाकात पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनों से निराश हुए चिराग तेजस्वी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि चिराग ने इस मुलाकात को सिर्फ पारिवारिक मुलाकात बताया है। अब इस आयोजन में लगभग सभी पार्टियों को आमंत्रित करना कई संकेत देता है कि चिराग सभी पार्टियों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब अपनों से मायूस हुए चिराग की आखिर क्या है रणनीति, ये देखना दिलचस्प होगा। एलजेपी में विवाद का हल पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह से ही निकल पाएगा। चिराग की ओर से कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अब नजरें पशुपति पारस पर हैं। दूसरी ओर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी। मामला कोरोना संक्रमण को लेकर हुई परेशानी का था। सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को मुआवजा दिलाने की अपील की गई थी जिनकी जान कोरोना के चलते गई थी। इस पर आज कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। सरकार की लापरवाही और नजरअंदाजी के कारण देश में महामारी ने भयावह रूप धारण कर लिया, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, बल्कि लीपापोती की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार ने महामारी से ज्यादा चुनावों पर फोकस किया, जिसका नतीजा ये निकला कि महामारी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया, जिसके चलते 4 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। कितने ही बच्चों के तो माता और पिता दोनों ही चले गए, न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन सरकार ने इनकी चिंता करना तो दूर, इन लोगों की सुध लेना तक जरूरी नहीं समझा, जिसके चलते दीपक राज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि ज्यादातर जानें ऑक्सीजन की कमी या इलाज की जरूरी सुविधा न होने के चलते हुई हैं, जबकि स्वास्थ्य के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई थी। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड की कमी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन सरकार ने उचित तैयारी नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया था कि अलग अलग सरकारों और संस्थाओं ने भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति
अनुमति दी। चुनावी रैलियों, कुंभ मेला जैसे आयोजनों को होने दिया। सरकार ने इलाज के लिए जरूरी प्रबंध नहीं किया, साथ ही अपनी लापरवाही से कोरोना को निमंत्रण दिया। इसलिए जान गंवा चुके हर व्यक्ति को सरकारी और मेडिकल लापरवाही के नतीजे की तरह देखा जाना चाहिए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हेमा कोहली वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कोरोना से गई हर जान को मेडिकल लापरवाही मानकर परिवार को मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के चलते बड़ी संख्या में जानें गई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि हर जान मेडिकल लापरवाही का मामला है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर भविष्य को लेकर उसके कुछ सुझाव हैं तो वह उन्हें सरकार को सौंप सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे के निजीकरण की। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो निजीकरण के अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष चाहे कितनी भी सवाल उठाए, जनता में भले ही नाराजगी दिखे, लेकिन सरकार ने तो जो तय कर लिया है उसमें बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना को अब लागू करने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जाना है और इसकी शुरुआत हो रही है रेलवे स्टेशनों से। शुरुआत में 40 रेलवे स्टेशनों की निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, लेकिन बाद में ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का पहला चरण अब शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि निजीकरण से 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जिन्हें विकास के अन्य योजनाओं में लगाया जाएगा। इनमें से अकेले रेलवे से ही 76,000 करोड़ की आय होने की उम्मीद सरकार को है और इसके लिए 400 रेलवे स्टेशनों को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। शुरुआत में 40 रेलवे स्टेशनों को इसी साल निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। निजी कंपनियां इन स्टेशनों को विकसित करेंगी। इसके बाद इनके संचालन के कुछ अधिकार भी निजी कंपनियों को दिए जाएंगे। इसके लिए रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने स्टेक होल्डर के साथ बैठक भी की है, जिसमें 140 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। RLD के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश जुडेजा ने कहा कि रेलवे 400 स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपेगा। इस वर्ष 40 स्टेशन, इसके बाद साल 2022-23 में 120 स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रेलवे कॉलोनियों और ग्रीन फील्ड कमर्शियल साइट्स पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मॉडल रियायत समझौते यानी MCA का प्रारूप को रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर 27 अगस्त 2021 को अपलोड किया गया था और स्टेक होल्डर्स से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। रेलवे के ऐलान से साफ है कि सरकार दावे भले ही कुछ भी करे, लेकिन अब रेलवे धीरे धीरे निजीकरण को रफ्तार देने में जुट गई है। रखरखाव के नाम पर ट्रेनों के बाद रेलवे स्टेशनों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तेज हो चुकी है। सरकार एयर इंडिया को तो पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का मन बना ही चुकी है और भविष्य में इसी तरह रेलवे को भी निजी कंपनियों के हाथों सौंपने की रणनीति भी बनती दिख रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।